हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं डीसी पांडे की 10 क्वेश्चंस की सीरीज नंबर 4। अभी तक हमने 10 क्वेश्चंस की 3 सीरीज स्टडी कर ली है, तो अब हम 4th सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले वही एक पॉजिटिव अफर्मेशन रिपीट करो जो हम हर एक लेक्चर के अंदर रिपीट करते हैं कि आई लव न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, उसको फील करो कि न्यूमेरिकल बहुत आसान है और स्माइल के साथ सॉल्व करना स्टार्ट करो, बिल्कुल एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि न्यूमेरिकल बहुत ईजी है। जिसने ये न्यूमेरिकल बनाई हैं अब उसमें इतना दिमाग है, एटलीस्ट हम समझने के बाद तो सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31st क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट यहाँ पे शो की गई है, इसमें देखो क्या दिया गया है। एक सरफेस है, एक रफ सरफेस है। रफ सरफेस मीन्स जहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, और यहाँ पे इन्होंने एक ब्लॉक प्लेस कर दिया। ये हो गया एक ब्लॉक जिसका मास है m और उस पे चार्ज है q, और ये जो ब्लॉक है v0 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जो ब्लॉक है, चार्ज्ड ब्लॉक मूव करता है विद वेलोसिटी v0 के साथ। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम दिखाते म्यू से, उसको फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या दी है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक रिमेन्स कांस्टेंट। कब? जब काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसके लिए थोड़ा सा जो फ्रिक्शन वाला चैप्टर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी बहुत ईजी है। देखो इन्होंने कहा कि ये जो ब्लॉक है वो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ m v0 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, दैट मीन्स उसका v0 कांस्टेंट है। समझे? जब v0 कांस्टेंट कैसे रह सकता है, मतलब कोई पार्टिकल एक बिल्कुल रफ सरफेस पे मूव कर रहा है तो वहां पे रफ सरफेस तो उसको फ्रिक्शन देगा। अगर बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इस तरफ एक्ट करेगा, और जो उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। बट अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट में कोई फोर्स होगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो इन्होंने डायग्राम में दिया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है इस तरफ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पर ये देखो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस पार्टिकल को ऐसे पकड़ के इस तरफ खींच रहा है, पीछे की तरफ खींच रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आगे लेके जा रही है। अब एक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे खींच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे खींच रही है, और दोनों अगर बैलेंस हो गई तो वहाँ पे मतलब दोनों ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया, और जो ये ब्लॉक है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है। तो इन्होंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, दैट मीन्स क्या हो गया कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, QE किसके इक्वल होता है, फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, यही होगा। क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अब यहाँ पर ये देखो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, हम +1 क्लास में पढ़ चुके हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर। आर क्या होता है, आर नॉर्मल रिएक्शन होती है इस तरह से, जैसे ये ब्लॉक हो गया जिसका मास m है, इसका वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्मल रिएक्शन होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो शॉर्ट में बताया मैंने यहाँ से, तो आर की जगह हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे m जी, सिंपल। अब निकालना था म्यू, म्यू का फॉर्मूला कितना आ गया, QE डिवाइड बाई m जी। अब देखो ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ, QE डिवाइड बाई m जी, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट, और इसी के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी के लिए जो +2 क्लास पढ़ रही हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया आने वाला है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, 32 क्वेश्चन। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है AB और C। यहाँ पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं, Q और -2Q। ठीक है, और इस ट्रायंगल की हर एक साइड कितनी है L, क्योंकि इक्विलेटरल है तो सारी साइड्स कितनी होगी L होगी। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितनी होगी? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ध्यान से वर्ड सुनना, इन्होंने बोला है डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते P से और उसका फॉर्मूला होता है Q और मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो चार्ज डायपोल होता है ना, ये परफेक्ट डायपोल तब होता है, परफेक्ट क्या डायपोल ही तब होता है जब यहाँ पे -Q चार्ज और यहाँ पे +Q हो और इनके बीच के डिस्टेंस कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे तो देखो Q चार्ज तो है बट यहाँ पे है -2Q चार्ज, -Q तो है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे डायपोल डायरेक्टली नहीं बन रहा है। अब डायरेक्टली नहीं बनेगा दैट मीन्स इनडायरेक्टली बनेगा। 2 ही ऑप्शन है, या तो डायपोल डायरेक्टली बनेगा या फिर डायपोल इनडायरेक्टली बनेगा। हमारे केस में डायरेक्टली तो दिया नहीं है, अगर डायरेक्ट देते तो ऐसे ही थोड़े ना नीट का एग्जाम टफ लगता बच्चों को, तो यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है बट उसको हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे जो ये -2Q है, क्या हम इसको Q प्लस -Q नहीं लिख सकते? मतलब -Q, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते -Q और -Q, 2 बार लिख दो। -2Q चार्ज को ये रहेगा तो -2Q ही, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका है ना उसको अलग कर दिया और ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब डायपोल बन गया ना, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव, तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? हमने स्टडी किया था थ्योरी में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट डायपोल मोमेंट की होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक डायपोल मोमेंट आ जाएगी P1 नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो P1 किसके इक्वल आ गया यहाँ पे? Q, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? L, सिंपल। दूसरा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो दूसरी आ गई डायपोल मोमेंट P2, ये भी इतनी होगी P2 इज इक्वल टू Q इंटू L। ध्यान रखना यहाँ पे जो चार्ज लेते हैं ना उसमें हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो कंफ्यूज मत होना। और चार्ज तो दोनों का, मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही सेम है। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि इस डायपोल की डायपोल मोमेंट बताओ या इस डायपोल की डायपोल मोमेंट बताओ, इन्होंने कहा कि पूरे सिस्टम की नेट डायपोल मोमेंट कितनी होगी। नेट मतलब टोटल। टोटल कैसे निकालेंगे? +1 क्लास में वेक्टर का एक चैप्टर था जिसमें ये बताया गया था कि अगर एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन काम कर रही है, एक पॉइंट पे अगर 2 डायरेक्शन ने काम किया दैट मीन्स वहाँ पे हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट एक डायरेक्शन में इस तरह से बन जाएगा, जब दोनों इस तरह से जा रही है बिल्कुल ठीक, उन दोनों के बीच में क्या बनेगा? उनका रिजल्टेंट P। और P निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा होता था P1 स्क्वायर, सेकेंड डायपोल मोमेंट की P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ P1 P2, और इन दोनों के बीच का एंगल कोस ऑफ थीटा। P1 और P2 के बीच में कितना एंगल होगा? सोच के देखो आराम से, वीडियो को पॉज करके सोचो कितना एंगल होगा।
इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है दैट मीन्स एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम करेंगे 60 डिग्री। अब कोस 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? कोस 60 डिग्री होगा 1/2। 1/2 से 2 कैंसिल और P1 और P2 दोनों ही इक्वल हैं, तो इसको हम P² प्लस P1 और P2 इक्वल है तो P² मतलब √3P²। तो आंसर कितना आ गया? √3P। ये नेट को हम P' से दिखा देते क्योंकि ये दोनों को हमने P मान लिया ना, इक्वल है, इसलिए नेट को हमने दिखा दिया P' से। अब देखो √3 P की वैल्यू कितनी है? Q और L। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा C, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। 33 में क्या दिया हुआ है? ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम ए आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। प्लेन का मतलब क्या है? ये वाला प्लेन हो गया इस तरह से। तो इस प्लेन को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मान लो ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, सिंपल एक प्लेन है, उसकी थोड़ी बहुत थिकनेस भी होगी। इस तरह से हमने प्लेन कंसीडर किया। ये प्लेन ऐसे ही बना हुआ है, एक तरह से इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, एक प्लेन इन्होंने दे दिया और एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d। इस प्लेन से d डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, सिंपल। ठीक है, उसके बाद द फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ प्लेन इज। प्लेन के दूसरी साइड में एक पॉइंट है P। यहाँ पर हमें फील्ड बतानी है, कैसी होगी, और ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो इमेजिन करो, ये पेज हो गया, ठीक है, पेज तो हो गया। अब अगर यहाँ पर इस साइड में पॉजिटिव चार्ज रखा है, पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव की वजह से ये कंडक्टिंग प्लेन अगर मेटल से बना हुआ है या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम क्या बोलेंगे कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इंडक्शन की वजह से इस वाले प्लेन के इस साइड में कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन की वजह से इस प्लेट के अंदर से सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए यहाँ पर, इसके इस साइड सारे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब दूसरी साइड कैसे चार्जेस होंगे? सारे पॉजिटिव। समझ आया? तो मतलब इस साइड कौन से चार्जेस इकट्ठा हो गए? पॉजिटिव। तो हम दिखा देते कि यहाँ पे आ गया नेगेटिव और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्जेस है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर की तरफ। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, इस प्लेन के जो भी ये प्लेन दिया हुआ ना, फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, बिल्कुल ठीक है, प्लेन से बाहर निकल रही है तो अवे फ्रॉम द प्लेन। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ गया ए। तो इसमें समझने वाला पॉइंट सिर्फ इतना ही है, अगर इसको थोड़ी सी थिकनेस के थ्रू समझो तो बेटर समझ में आएगा कि ये हमारे पास कोई भी एक प्लेन दिया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके बीच में से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इसकी लेफ्ट साइड में इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, और वहाँ कहाँ से आ रहे? दूसरी साइडों से आ रहे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के इस साइड निकल गए तो इस साइड तो पॉजिटिव चार्ज बचा। तो क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा बट बहुत इजी है, और इसके जैसा क्वेश्चन हम अपनी प्रीवियस सीरीज में स्टडी कर चुके हैं। तो देखना, जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ना कहीं क्वेश्चंस कुछ टाइम बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगे और हमें इजी लगने लग जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो बजाय कि क्वेश्चन क्लियर करने के, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सबसे अब इन्होंने 34th क्वेश्चन में क्या दिया है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर, दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है कैरिंग डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ F। दो स्फीयर है, एक पर चार्ज है Q1
और दूसरे पर चार्ज है Q2। इन्होंने कहा अट्रैक्ट करेंगे तो एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे पे नेगेटिव। अंडरस्टैंडिंग की बात है ये, नॉर्मल, ठीक है। अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ F, तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। When placed in air medium at a distance d, और उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है। The sphere are brought into contact and then taken to their original position। आ गया ना वही वाला कॉन्सेप्ट, किसमें क्या हो रहा है, दो स्फीयर दूर दूर थे, दोनों पे अलग अलग चार्ज है। अब हमने उनको या तो हम कनेक्ट कर दे, डायरेक्ट उनको टच करके फिर वापिस से दूर कर दे, या उनके बीच हमें कंडक्टिंग वायर से उनको टाई कर दे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो चार्जेस को शेयर करेंगे। और कब तक शेयर करेंगे, जब तक दोनों पे इक्वल चार्ज ना हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों को जब हमने टच किया और टच करने के बाद फिर से उनको डी डिस्टेंस पे वापस रख दिया, तो इन दोनों पर अब कितना चार्ज बच जाएगा। तो उसको निकालने के लिए जितना टोटल चार्ज था उसको पहले ऐड कर लो। Q1 के अंदर Q2 को ऐड किया तो Q2 तो नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज आ गया टोटल चार्ज। अब इस टोटल चार्ज को, जैसे मान लो ये 10 इलेक्ट्रॉन होता पॉजिटिव और ये -5e होता, तो टोटल कितना बच गया, +5e, सिंपल। और इस +5e को 2 में डिवाइड करना, तो 2.5, तो मतलब सिंपली हमें करना क्या होता है, दोनों चार्जेस को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, आ गया। तो इस पे भी चार्ज कितना होगा, Q1 - Q2 डिवाइड बाई 2, आधा चार्ज आ गया और आधा चार्ज इस पे आ गया। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, तो ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट क्या है कि दो मेटल की स्फीयर्स होंगे, जब उन पे अलग अलग चार्ज होगा, वो दूर दूर रखे होंगे, तो या तो ये बोलेंगे दोनों को टच कर दो और फिर अलग कर दो, या दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दो। तो उस टाइम पे ये चार्जेस को शेयर करेंगे। और कब तक शेयर करेंगे, जब दोनों पे इक्वल चार्ज हो जाए। और कितना इक्वल चार्ज होगा, उसके लिए दोनों को ऐड करके टोटल निकाल दो। और जब टोटल निकल गया तो हमें पता वो 2 में शेयर करना है, तो 2 में शेयर करने के लिए उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो वो इक्वल अमाउंट में आ गया, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है कि ओरिजिनल पोजीशन पर ले गए। नाउ द टू स्फीयर रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स F, होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दैट ऑफ इनिशियल अट्रैक्टिव फोर्स। और अभी भी इसके अंदर जो फोर्स लग रहा वो F है। अब वहाँ पे तो क्या था, अट्रैक्टिव था, और यहाँ पे कैसा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों का साइन सेम आ गया अब तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिपेल करेंगे और जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा इनिशियल फोर्स के। द रेशियो बिटवीन इनिशियल चार्ज टू द स्फीयर इज, रेशियो बिटवीन इनिशियल चार्जेस, इनिशियल चार्जेस का यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है। तो वीडियो को पॉज करके और ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो सिंपल क्या था, जब इनके बीच में फोर्स F लग रहा था, यहाँ पे जो फोर्स F हो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, K Q1 Q2 और इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर D स्क्वायर। और यहाँ पे जो फोर्स है रिपल्सिव फोर्स, उसका फॉर्मूला K, चार्ज कौन सा है, Q1 Q2 डिवाइड बाई 2, और दूसरा चार्ज कौन सा है, Q1 - Q2 डिवाइड बाई 2, और इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर D स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला दोनों फोर्स इक्वल है, तो मतलब ये वाले फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, K Q1 Q2 डिवाइड बाई D का स्क्वायर। K से K, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसल, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 उस साइड जाके हो गया 4 Q1 Q2 इज इक्वल टू, इन दोनों का स्क्वायर खोल दो, Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ Q1 Q2, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, Q1 Q2 को डिवाइड में कर दो, उस साइड जब डिवाइड में लेके जाएंगे तो सारी टर्म्स के डिवाइड में आ जाएगा, ये Q2 के भी डिवाइड में आएगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व करवा चुके हैं, बस वो जो उसकी स्टेटमेंट थी वो थोड़ी सी अलग थी, तरीका यही था, बिल्कुल सेम टाइप थी, इसलिए हम इसको थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। Q2 से Q2 कैंसिल, Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, तो 4 किसके इक्वल आ गया, Q1 बाई Q2 प्लस Q2 बाई Q1 और माइनस में 2,
सिंपल। और निकालना क्या था, इनिशियल चार्जेस का रेशियो। इनिशियल में इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2, तो इसका रेशियो फाइंड आउट करना था। तो बताओ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? सिंपल वही मेथड कि Q1 Q2 को मान लो R है, अगर ये R मान लिया तो कितना बन गया 4R प्लस 1/R, और 2 को इस साइड ले जाओ, 2 अगर इस साइड आ गया तो ये कितना हो गया 6 आ गया, ठीक है। -2 इस साइड आके +2। अब इसका एलसीएम लो, सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ पर जब हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तुम्हें सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं आती है तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। तो बेसिक मैथ्स की वीडियो है, तो वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखो। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल देना और वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन में इन्होंने बोला द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 from the center of a charged spherical conducting cell। चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, हमारे पास एक शेल है, ठीक है, जिसकी रेडियस है r। अब इस सेल से कितनी डिस्टेंस दूर है, डिस्टेंस कितनी दे दी 3r/2। ये कहाँ पे पड़ेगा ये डिस्टेंस, देखो 3r/2 है ना, 3/2 मतलब कि 1.5r, ये 1r है, तो इसकी हाफ डिस्टेंस और आगे कर दो, यहाँ पर ये पॉइंट पड़ता है, ठीक है, इज E। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये कितनी है 3r/2, सिंपल, ठीक है। इतनी यहाँ पे वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की E। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब ये बताओ कि अगर डिस्टेंस को हम r/2 कर दे, r/2 मतलब रेडियस का हाफ, यहाँ पे मान लो ये था P पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ, Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q विल बी 0। क्यों होगी 0? तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, यहीं पे इसका आंसर छिपा हुआ है। क्या आंसर क्वेश्चन में क्या दिया है, चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। अब जब ये चार्ज्ड है और कंडक्टिंग भी है, तो मतलब वो जो सारा का सारा चार्ज होता है वो कहाँ पे लाई करेगा, इसकी आउटर सरफेस के ऊपर। ये सर्कल दिख रहा है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सर्कल, एक तो शेल है, स्फेरिकल शेल है, फिर भी अगर सर्कल मानना है तो सर्कल की तरह ही समझ लो। मतलब जो चार्ज यहाँ पर होगा ना, मान लो मैं यहाँ पे चार्ज दे रही हूँ, तो वो चार्ज यहाँ पे नहीं होगा। अगर ये कंडक्टिंग शेल है तो सारा का सारा चार्ज अंदर से उठ के बाहर इकट्ठा हो जाएगा, अंदर से कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ चली गई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ गई तो P पर तो क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, लेकिन Q पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, Q पर कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पे, और कंडक्टिंग है तो अंदर तो वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। तो जब भी कोई भी कंडक्टिंग शेल दे दी जाए, कंडक्टिंग शेल या कंडक्टिंग स्फीयर दे दिया जाए, तो ध्यान रखना वहाँ पे सारा का सारा चार्ज सरफेस के बाहर लाई करता है। अंदर चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना होगा अंदर, 0। अंदर नेट चार्ज कितना होगा, 0, और इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी रहेगी, अंदर 0 रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है 37 क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया अंडर द एक्शन ऑफ ए गिवन कूलम्बिक फोर्स द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना है 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए प्रोटॉन, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा अंडर द एक्शन ऑफ सेम फोर्स। तो बताओ कोलम्बियन फोर्स दिया, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स का फॉर्मूला है वो फोर्स दिया हुआ है। तो बताओ हम कैसे निकालेंगे। तो देखो इन्होंने ये कहा है कि जो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन इतना होता है, तो फोर्स के फॉर्मूले में एक्सेलरेशन कहाँ से आता है। जो न्यूटन ने कहा था फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, सिंपल। ये तो हो गए इलेक्ट्रॉन के केस में। और अगर हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, तो इसमें कितना हो जाएगा मास और इनटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम बोल रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलम्बियन फोर्स एक्ट कर रहा है। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कोलम्बियन फोर्स होता है, वो तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, और चार्ज इलेक्ट्रॉन पे और चार्ज प्रोटॉन पे हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे फोर्स Fe इज इक्वल टू फोर्स Fp। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, तो मास इंटू एक्सेलरेशन E और मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कैंसल आउट। सॉरी गलती हो गई भाई, गलती हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास अलग होता है, इसलिए मास को Me और मास प्रोटॉन के मास को Mp पुट करो। सॉरी, इसको ध्यान से करना है क्वेश्चन को, ठीक है, तो गड़बड़ मत करना। अभी हो गया सॉल्व, कोई बात नहीं। MEAE इज इक्वल टू MP AP। फोर्स इक्वल रहेंगे ना, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला तो ये होता है Q1 Q2 4πε0 और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये सेम है दोनों के अंदर, इसलिए फोर्स इक्वल होंगे। मास और एक्सेलरेशन तो अलग अलग है। अब हमें प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब AP निकालना है, तो MEAE डिवाइड बाई MP। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा हमें पता है 9.1 10⁻³ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया गया है 2.5 इंटू 10⁻22। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27, और इस तरह से हम प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आ जाएगा। ठीक है, 1.5 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट, इजी सा था ना, बिल्कुल इजी तो सारे ही हैं। अगर टफ भी होना तो भी ये कहा करो अरे बहुत आसान है, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, किसी को न्यूमेरिकल सारे नहीं आते, चाहे कोई कितना ही बड़ा राइटर्स क्यों ना कहीं उन्होंने भी बार बार प्रैक्टिस करके ही सीखे है। जितने भी बड़े बड़े बुक राइटर्स है, जैसे DC पांडे सर हो गए या फिर HC वर्मा सर हो गए, ठीक है, ये जितने भी टीचर्स हैं ना, ऐसा नहीं है कि इनको फर्स्ट टाइम में ही सारे न्यूमेरिकल आ गए थे, इन्होंने भी न्यूमेरिकल्स को बहुत बार गलत किया होगा, तो बार बार ये प्रैक्टिस करते रहे और इसीलिए ये परफेक्ट बन गए फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, उसी तरह से हम भी होंगे। हमें भी क्या करना है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते चलो, कोई ज़रूरी नहीं है एक न्यूमेरिकल 2 बार भी गलत हो जाता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये सोचा करो कि चलो हो गया, अब पता तो चल गया कि ये क्वेश्चन मेरा गलत था, अब मैं इसको ठीक कर लूँगा, तो चिल करके न्यूमेरिकल क्या करो, बिल्कुल रिलैक्स होकर। न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है, एटलीस्ट ये होगा कि 1-2 बार करोगे तो तभी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर हम करेंगे ही नहीं, न्यूमेरिकल से हमेशा भागते रहेंगे, तो कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स से स्माइल के साथ कहा करो कि हम सॉल्व कर देंगे न्यूमेरिकल्स को। और न्यूमेरिकल्स में तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही तो होता है, सिंपल। ठीक है, और कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होंगे, किसी के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर नहीं होते, चाहे कोई साइंटिस्ट भी क्यों ना हो, वो भी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड का ही साइंटिस्ट होता, मतलब पूरी होल फिजिक्स का साइंटिस्ट नहीं होता। अगर किसी ने ऑप्टिक्स में किया है तो मे बी वो ऑप्टिक्स का एक्सपर्ट हो, उसको थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड उतनी नॉलेज ना हो जितना एक थर्मोडाइनमिक्स के साइंटिस्ट को होती है। तो
फिजिक्स बहुत वाइड है, इतनी ये मत सोचना कि हमें फिजिक्स नहीं आती, फिजिक्स आती किसी को भी नहीं और फिजिक्स सबको आती है, ठीक है। तो वो मान के चलो कि फिजिक्स इजी है और हम कर लेंगे, धीरे धीरे सीखते जाएंगे। और अगर हम ये मान लेना किसी बंदे को पूरी सारी फिजिक्स आती है, दैट मीन्स वो सीखना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर सारी फिजिक्स आती दैट मीन्स फिर तो उसने सारे साइंटिस्ट को फेल कर दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, हम हर रोज सीखते जाते हैं। तो हमेशा मेंटलिटी ऐसे ही रखो, सीखने की मेंटलिटी रखो कि मुझे अभी और सीखना है, अभी और भी ज़्यादा सीखना है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और सब सीख जाएंगे हम धीरे धीरे करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी एंड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, इन्होंने क्या बोला, सॉरी 37 क्वेश्चन। एक ड्रॉप ऑफ मास, एक ड्रॉप है जिसका मास है 10⁻⁻⁶ किलोग्राम, कैरीज ए चार्ज, कितना कैरी करती है 10⁻⁻⁶ कूलम। व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड टू बैलेंस इट्स वेट। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कितनी अप्लाई करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, अगर हम सिंपली ये कैप ले ले, क्या हम इसको यहाँ पे अटका सकते हैं। मान लो इसका मास है 10⁻⁻6 किलोग्राम और इस पे चार्ज भी है 10⁻⁻6 कूलम। जब फिर भी हम इसको अगर यहाँ पे छोड़ देते, कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसको जो अर्थ है ना, इसको अपनी तरफ खींच रही है। जो कितने फोर्स से खींच रही है, mg। तो इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कैप यहाँ पे अटक जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेट को बैलेंस करने के लिए हमें ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो बिल्कुल इसके इक्वल हो और इसको बैलेंस कर दे। अब ये ऊपर की तरफ फोर्स हम कहाँ से लगाएंगे, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और इस ड्रॉप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस ड्रॉप के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर चार्ज पॉजिटिव है दैट मीन्स नीचे से शुरू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे लगा दो। सिंपल, ध्यान रखना, क्योंकि ये ड्रॉप ऑलरेडी नीचे गिरना चाहती है। ड्रॉप पे पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे पॉजिटिव होना चाहिए ताकि इसको रिपेल करे ऊपर की तरफ, रिपल्सिव फोर्स से, ठीक है। और अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये जो ड्रॉप है बैलेंस हो गई, दैट मीन्स जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है उसके फोर्स ने इसके वेट को बैलेंस कर दिया। तो मैजिक नहीं हो जाएगा कि ये कैप यहाँ पे अटक जाए, नीचे गिरने की बजाय ये अटक जाए। तो कैसे अटकाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, ठीक है। चार्ज होना चाहिए बट इसके ऊपर, अगर इस पे चार्ज नहीं है तो ये बैलेंस बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मतलब न्यूट्रल बॉडी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से बैलेंस नहीं कर सकते। वैसे तो कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से बैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, QE, किसके इक्वल होगा, mg, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, mg डिवाइड बाई q। मास कितना होगा 10⁻⁻⁶, g की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दी है, चार्ज कितना 10⁻⁻⁶, कैंसल, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 10, और इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है और न्यूटन पर कूलम भी होती है, ठीक है। तो आंसर मैच करते हैं। इन्होंने दिया है 10 वोल्ट पर मीटर और डायरेक्शन भी दी है। डायरेक्शन कौन सी दी है, डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी। तो हमें पता है कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो नीचे पॉजिटिव होना चाहिए ताकि ये पॉजिटिव उसको रिपेल करे ऊपर की तरफ। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, the figure shows the regular hexagon with charges at the vertices. In which of the following cases the electric field at the center is not zero? कहाँ पे जीरो नहीं होगी। तो यहाँ पे हम दो डायग्राम बना लेते, बाकी तुम खुद सॉल्व करोगे और हो जाएगा इजीली, बिल्कुल। तीन बनाने पड़ेंगे एक्चुअली।
देखो ये तो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ये है ऑप्शन नंबर सेकंड का और ये ऑप्शन नंबर फोर्थ का। तो इसमें तो हर एक पॉइंट के ऊपर क्यू चार्ज दिया गया है, ठीक है, और बीच में निकालना है। तो देखो जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो वहां पर हम एज्यूम कर लेंगे +1 कूलम चार्ज। कितना चार्ज कंसीडर करेंगे? +1 कूलम। तो ये जो पॉजिटिव है हर जगह पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया इस तरफ, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया इस तरफ, पॉजिटिव ने इसको रिपेल किया इस तरफ और इस पॉजिटिव ने रिपेल किया इस तरफ, इस पॉजिटिव ने इसको रिपेल किया उस तरफ और इस पॉजिटिव ने इसको रिपेल किया इस तरफ। तो मतलब हर एक डायरेक्शन के लिए उससे उल्टी डायरेक्शन नहीं हो गई। जो ये डायरेक्शन है इसके अपोजिट ये है, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसल आउट और इन्होंने इसको कैंसल आउट और इसने इसको कैंसल आउट। तो यहाँ पर तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। यही निकालना था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सेंटर पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब है बी ऑप्शन। तो देखो बी ऑप्शन में क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे -क्यू है और -क्यू है। ये इसका सेंटर हो गया। तो ये देखो इस क्यू ने यहाँ पे भी +1 मानेंगे, इस क्यू ने इसको रिपेल किया इस तरफ और इस क्यू ने इसको रिपेल किया इस तरफ। तो कैंसल आउट इन दोनों चार्जेस की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई कैंसल, ठीक है। तो ये दोनों तो गायब, यहाँ से बिल्कुल गायब। इनकी तरफ से देखो क्यू प्लस का, ये प्लस का, इस चार्ज ने इसको रिपेल किया इस तरफ और -क्यू ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया इस तरफ। ये तो 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये दोनों चार्जेस ठीक है, इनकी वजह से रहेगी। अब इनकी वजह से देख लेते हैं, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इस चार्ज ने इसको रिपेल किया उस तरफ, ये नेगेटिव इसने इसको अट्रैक्ट किया इस तरफ, इन दोनों की वजह से भी 0 नहीं आई। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे मतलब इस हेक्सागोनल के सेंटर पे 2 डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। और हमें पता है, हम ये कॉन्सेप्ट बहुत बार रिपीट कर चुके कि अगर एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो तो उनकी एक डायरेक्शन बना ले तो वो एक डायरेक्शन ठीक बीच में आएगी, ठीक है। तो मतलब इस वाले डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, तो हमारा आंसर तो यही आएगा। बट इसके साथ में एक डी वाला ऑप्शन और समझा देती हूँ, 2Q Q 2Q Q 2Q और Q। यहाँ पे देखो ये भी इजी है, इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे ये क्या हो गया, सेंटर हो गया +1 वाला, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ये भी पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा इस तरफ। बट यहाँ पे डबल चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी डबल होगी। यहाँ पे तो एक चार्ज उसको उस तरफ लेके जा रहा है, बट यहाँ पे 2 चार्ज इसको इस तरफ लेकर जा रहे हैं, तो नेट डायरेक्शन इसी तरफ बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे E2 और ये E1, E2 में से E1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डायरेक्शन बच जाएगी इसी तरफ, ठीक है। और इसी तरह जब ये वाला पॉजिटिव होगा ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना कैंसल आउट होने का, Q और 2Q के कैंसल आउट होने का, ये हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, ठीक है। तो फिर भी हम एक बार समझने की कोशिश करना शॉर्ट में थोड़ा। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, बट 2 चार्जेस हैं तो 2 बार रिपेल करेंगे। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, तो इसको हम समझाते सिंपल लैंग्वेज के अंदर। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अगर मैं बोलूँ मैं एक कदम पीछे हटी, एक चार्ज ने मुझे रिपेल कर दिया, मैं एक कदम पीछे हट गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 2 चार्ज मुझे उस तरफ रिपेल कर रहे, मतलब 2 चार्ज, तो मैं 2 बार आगे बढ़ी, 1 और 2, तो मेरी ओरिजिनल पोजीशन ये थी। एक ने मुझे एक कदम पीछे किया, तो इन 2 चार्जेस ने पहले तो मुझे ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आए, फिर एक कदम आगे ले गए, तो मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मैं उस साइड आगे बढ़ी और उस साइड आगे मुझे किसने किया, इस 2 वाले चार्ज ने। तो यहाँ पे इसलिए हमने ये बना दिया। इसी तरह यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट पे 3 डायरेक्शन आ गई, और ये कॉन्सेप्ट
समझने वाला है, इसलिए हमने इसके डी ऑप्शन को उठाया है, जबकि क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि जब एक पॉइंट पे ना 3 डायरेक्शन लग जाए, और मोस्टली ऐसा होगा, इस तरह से होंगे, ठीक है। तो एक बार के लिए इनमें से एक को हटा दो, किसी भी एक को, मैं इस वाली को हटा दे, तो कोई भी एक डायरेक्शन को हटा दो, 2 डायरेक्शन बच गई। हमें पता है कि 2 डायरेक्शन से डील कैसे करते हैं, 2 डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन बना लो, उनका रिजल्टेंट लेके बन गई। तो मतलब इन दोनों डायरेक्शन की जगह आ गई एक डायरेक्शन, और तीसरी डायरेक्शन इस तरफ थी, ठीक है। तो तीसरी डायरेक्शन हो गई नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों की जगह आ गई ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इसको कैंसल आउट करके ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगी 0। मैंने इसको समझा तो दिया, बट वही टाइमिंग की वजह से हम इसको थोड़ा सा जल्दी ही समझाएं, एंड आई होप कि समझ आ गया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे ऐसे, कोशिश करना आ गया हो। एक बार फिर से बैक करके वीडियो को सुन लेना, और अगर नहीं आया अभी भी देन नो प्रॉब्लम, हम दोबारा से समझा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन्होंने कहा है 2 चार्जेस आर एट ए डिस्टेंस d अपार्ट। 2 चार्जेस हैं जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है, ठीक है। इफ ए कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस d/2 is kept between them then effective force will be। 2 चार्जेस है, मान लो ये चार्ज है Q1 Q2, और इनके बीच में पहले थी एयर, तब इनके बीच में फोर्स होगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई d², F0, सिंपल। अब अगर हम इनके बीच में एक कॉपर की प्लेट रख देते, नो मैटर उसकी थिकनेस कितनी है, हमें कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ पर हमने एक कॉपर की प्लेट रख दी बीच में। अगर कॉपर की प्लेट रख दी तो एयर के बजाय बीच में क्या आ गया, मीडियम, और अगर मीडियम आ गया तो फोर्स कितना हो जाएगा, जितना एयर में था, और डिवाइड बाई जो भी मटेरियल हमने यूज किया है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, या कोई ऑयल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 चार्जेस के बीच में अगर हम एयर ले रहे हैं तो F0 फोर्स, एयर की बजाय कोई मेटल ले रहे हैं तो उस टाइम पे फोर्स बन जाएगा Fm, जिसका फॉर्मूला होगा F0/K। अब कॉपर क्या है, कॉपर तो एक मेटल होती है, और मेटल के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे पुट कर दो F0/इन्फिनिटी, तो कितना फोर्स आ गया, 0। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब अगर हम 2 चार्जेस के बीच में एक मेटल की प्लेट रख देते हैं तो उन 2 चार्जेस के बीच का फोर्स बन जाता है 0। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर बीच में मेटल होगा ना, मेटल में तो चार्जेस आ जाएंगे, तो ये वाला चार्ज मेटल के चार्जेस से ही इंटरेक्ट करेगा, इस वाले चार्ज से इंटरेक्शन नहीं करेगा। क्लियर। बाकी एक्चुअल रीजन मैथमेटिकली इसका हम ये डिफाइन करेंगे कि जो मेटल होती है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी है, तो समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, तो फोर्स कितना बन गया, 2 चार्जेस के बीच का फोर्स 0 बना है, ध्यान रखना, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40। ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे जो क्वेश्चंस किए उनके अंदर एज ए कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन बना के दे दिया। तो देखो क्वेश्चंस रिपीट होंगे, धीरे धीरे चल के ना रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज हम ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। इनमें इन्होंने कहा अमंग 2 डिस्क A एंड B, फर्स्ट हैज रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड चार्ज, एक डिस्क दे दी A जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और इस पे चार्ज कितना है 10⁻⁻⁶ कूलम है, ठीक है। एक इन्होंने डिस्क दे दी B जिसकी रेडियस कितनी है 30 सेंटीमीटर है, और इस पे चार्ज कितना है 10⁻⁵ सेंटीमीटर है। दे आर टच्ड, उनको हमने टच कर दिया, दोनों डिस्क को हमने टच करके फिर से सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो अब बताओ कि दोनों पे कितना चार्ज होगा, मतलब दोनों को हमने टच किया और फिर से इनको अलग अलग कर दिया, तो दोनों पे चार्ज कितना रहेगा। एक बात तो कंफर्म है, जब भी 2 मेटल की डिस्क को हम टच करके अलग करेंगे तो दोनों पे चार्ज हमेशा सेम आएगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे जब भी हम टच करते तो बहुत इंस्टेंटली, बहुत विद इन फ्यू सेकेंड से भी पहले वो चार्जेस को इक्वल कर देती, चार्ज का फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल बनेंगे। और कितना बनेगा इक्वल, इसके लिए हमने मेथड देखा हुआ, दोनों चार्जेस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो दोनों चार्जेस को ऐड करो, ये कितना है 0.1 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, और ये 10⁻⁻5। तो ऐड कर दो दोनों को, और ऐड करने के बाद आंसर निकाल दो, सिंपल। ठीक है, चाहे इसको ऐसे ही ऐड कर दो, जैसे ऐड करना है करो। ठीक है, तो देखो ऐड कैसे करेंगे, QA प्लस QB डिवाइड बाई 2। QA 0.1 इंटू 10⁻⁻5 और 10⁻⁻5 और डिवाइड बाई 2। ये हमने ऐसे क्यों लिखा अभी बताएंगे। देखो कॉमन क्या निकल रहा है, 10⁻⁻5 अंदर 0.1 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2। क्लियर हुआ। यहाँ पे हम 10⁻⁻5 को कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए हमने 10⁻⁻6 को ऐसे लिख लिया, 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1, और 10⁻⁻1 का मतलब 0.1। तो क्वेश्चन इजी हो गया ना सॉल्व करना। कितना है यहाँ पे 1.1 डिवाइड बाई 2। जब हम 1.1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 0.55। ठीक है, और यहाँ से मतलब 5.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। वापिस से -6 करने का मतलब क्या है, क्योंकि जब हम 10⁻⁻6 करेंगे और हमें पता है 10⁻⁻6 माइक्रो के इक्वल होता है, तो यहाँ पे इसको हम माइक्रो पुट कर सकते हैं, माइक्रो कूलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा सी। अब यहाँ पे ये जो हमने क्या कर दिया, दोनों चार्जेस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 का चार्ज आ गया। 2 से डिवाइड करने का मतलब 1 का चार्ज है। अब इस पे भी कितना है 5.5 माइक्रो कूलम, और इस पे भी 5.5 माइक्रो कूलम। इसका कॉन्सेप्ट मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन पे चार्ज होता है, इस पे 10 इलेक्ट्रॉन और इस पे -5 इलेक्ट्रॉन। जब दोनों शेयर कर लेंगे, दोनों टच करेंगे, तो टोटल चार्ज कितना रह गया, ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके 5 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन माइनस 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 5 इलेक्ट्रॉन टोटल बच गए ना। दोनों के पास टोटल 5 है, लेकिन इन दोनों को अब अलग अलग कर दिया, तो ये इनको हाफ ऑफ करके ले जाएंगे, आधे चार्ज ये ले जाएगा, आधे चार्ज ये, इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। यही करते हैं हम जब भी दो मेटल के स्फीयर्स को टच करके अलग करते हैं, तो पहले दोनों के चार्जेस को ऐड कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो चार्ज निकल जाता है। और इसी के साथ ही आज की क्वेश्चन सीरीज फिनिश हुई। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज के साथ।